O110 हिंदी। अध्याय 591 युद्ध के सीन 2। जितनी तेजी से भाग सकते हो भागो, मैंने कहा। उन्होंने सिर हिलाया और तेजी से भागना शुरू कर दिया, जबकि मैं उनके पीछे पीछे चला और एशलिन से कहा कि वो हमारे रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों को दूर करने के लिए आगे आए। टीम लीडर, क्या ऑक्स वास्तव में चौकी पर हमला करेंगे? जेन ने दौड़ते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा। जब कोई पहली बार चौकी पर आता है तो उसे स्वचालित रूप से चौकी से एक पुस्तिका प्राप्त होती है। ब्रोशर में हर चीज के बारे में जानकारी होती है और इसमें से एक जानकारी आपातकालीन हॉर्न के बारे में होती है। आउटपोस्ट स्तर के हॉर्न 19 प्रकार के होते हैं और यह हॉर्न जो हम सुन रहे हैं वह सबसे कम प्रकार का है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि 5 मिलियन से अधिक संख्या वाले ग्रिम राक्षस हमला कर रहे हैं। मुझे सटीक संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन यदि मैं पहले हुई लड़ाइयों के आंकड़ों का संदर्भ लूं, तो मैं बता सकता हूं कि ग्रिम राक्षसों की संख्या 7 मिलियन से 9 मिलियन के बीच होगी। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। वास्तविक संख्या के बारे में मुझे तभी पता चलेगा जब मैं चौकी पर पहुंचूंगा। जब हम भाग रहे थे तो हमने देखा कि दूसरी टीमें हमारे सामने आ रही हैं और हमारे साथ भागने लगी हैं। इसका कारण यह है कि एशलिन, कई ग्रिम राक्षसों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे हथियार उठाने से पहले ही राख में बदल गए। कई लोग एशलिन की शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए, लेकिन चौंके नहीं, क्योंकि कुछ राक्षसों में अविश्वसनीय ताकत होती है। जब तक वह नियम शक्ति का उपयोग नहीं करती, लोग उसकी ताकत से केवल आश्चर्यचकित होंगे। ग्रिम राक्षसों को पता था कि तेज आवाज वाले हॉर्न का क्या मतलब है और वे पागलों की तरह हमला करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एशलिन ने उन सभी को मार डाला। वह इतनी तेजी से हमला करती है कि उसने मुझे हमला करने का कोई मौका ही नहीं दिया। खैर, यह समझा जा सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे लड़ने का मौका बमुश्किल ही मिलता है और अब उसे मौका मिल रहा है, और वह भी बिना किसी रोक टोक के। वह इसमें अपना सब कुछ उजागर कर रही है। अधिकाधिक ग्रिम राक्षस हम पर हमला करते रहे, लेकिन एशलिन उन्हें हमसे 5 मीटर की दूरी पर पहुंचने से पहले ही मार देती थी। फूंक मारना। एक और हॉर्न पूरी तरह से अलग ध्वनि के साथ जोर से बजता है जो चौकी से आ रहा है, और मुझे पता है कि इस हॉर्न का क्या मतलब है। ये ग्रिम राक्षसों की तरफ से हॉर्न है जो उन्हें फिर से इकट्ठा होने का आदेश दे रहा है। अगर पहले मुझे इस बारे में कोई संदेह था कि लड़ाई नहीं हो रही है और यह सब ग्रिम राक्षस की तरफ से एक बड़ा मजाक है, तो अब हॉर्न सुनने के बाद सभी संदेह गायब हो गए हैं। युद्ध होगा और यह बहुत क्रूर होगा, क्योंकि इसमें लाखों लोग भाग लेंगे और ऐसी कार्रवाई में हजारों लोगों का हताहत होना सामान्य बात है। जैसे ही ग्रिम राक्षसों का सीन बजना शुरू हुआ, ग्रिम राक्षस ने हमला करना बंद कर दिया और उनकी चौकी की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया। युद्ध कभी भी सरल मामला नहीं होता। दोनों पक्षों के शक्तिशाली स्काउट्स प्रत्येक की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उन शक्तिशाली ताकतवरों को मत भूलिए जिन्होंने इस प्रकार के युद्ध की व्यवस्था की थी। दोनों पक्षों के शक्तिशाली लोगों के लिए ये बड़ी लड़ाइयां बहुत बड़ी धारदार पत्थर हैं जहां वे अपने जूनियर से लड़ते हैं। ये लड़ाइयां उनके लिए एक ग्रिडिंग प्रक्रिया है जहां वे कमजोर लोगों को कमजोर कर देते हैं। हजारों और यहां तक कि लाखों लोगों की मौतें भी बड़ी योजना में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सिर्फ इसी महाद्वीप में हजारों चौकियां हैं। दसियों अन्य महाद्वीप हैं और मध्य महाद्वीप को न भूले जहां दुनिया का असली युद्ध क्षेत्र है। जल्द ही हम जंगल से बाहर निकले और देखा कि हजारों हजारों लोग तेज गति से जंगल से बाहर निकल रहे हैं और वे सभी चौकी की ओर दौड़ रहे हैं। जैसे ही हम बंजर भूमि पर पहुंचे, हमने हवाली और चौकी की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। टिंग टिंग। जैसे ही हम आउटपोस्ट की सिग्नल रेंज में दाखिल हुए, हमारी होलोवॉच बजने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी ने अपना मेल खोला। मेल सरल था। ये वर्गीकरण के बारे में था और उन्हें किसके पास रिपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने सभी शक्तियों को 9 स्तरों में विभाजित किया है। 9वें स्तर पर वे लोग हैं जिनके पास 1 स्टार एलीट से कम शक्ति है। 8वें स्तर पर वे लोग हैं जिनके पास 1 स्टार एलीट की शक्ति है। 7वें स्तर पर वे लोग हैं जिनके पास 2 स्टार एलीट का लाभ है। 6ठे स्तर पर वे लोग हैं जिनके पास 3 स्टार एलीट की शक्ति है। 5वें स्तर पर वे लोग हैं जिनके पास 4 स्टार एलीट का बल है। 4थे स्तर पर वे लोग हैं जिनके पास 5 स्टार एलीट का लाभ है और तीसरे स्तर पर वे लोग हैं जिनके पास 6 स्टार एलीट से 9 स्टार एलीट के बीच की शक्ति है। जहां तक प्रथम और द्वितीय स्तर का प्रश्न है, जो वाइस गिल्ड मास्टर और गिल्ड मेटर स्तर की ताकत को संदर्भित करता है, वे ही इस युद्ध की मुख्य शक्ति होंगे, और मैंने जो सुना है उसके अनुसार उनके पास बहुत अधिक ताकत है। हम बंजर भूमि पर दौड़ते रहे और जल्द ही चौकी का स्वरूप दिखाई देने लगा, लेकिन ये सुबह से बहुत अलग दिख रहा था। दीवारों का रंग पहले से लाल हो गया था और चौकी के सामने लाखों लोगों की भीड़ देखी जा सकती थी।
जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमने लाखों लोगों को अलग अलग शिविरों में एक विशिष्ट विचलन देखा। वे प्रत्येक अलग अलग संख्या 9 से 4 के विशाल प्रक्षेपण के अंतर्गत है, और हर कोई इन स्तरों के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी की ताकत का आकलन करने के लिए एक छोटा सा परीक्षण होता है, केवल अपनी ताकत सत्यापित करने के बाद ही कोई शिविर में प्रवेश कर पाएगा। धप धप, हम एक के बाद एक राउंड पर उतरे। उसके बाद मैंने अपने भंडार से कुछ सामान निकाला और उन्हें पांचों नौसिखियों को दे दिया। ये ले लो, इससे तुम्हारे बचने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी, मैंने कहा और उन्हें ढेर सारी चीजें दी। वहां शीर्ष नाइट कलाकृतियों का एक पूरा सेट है। प्रत्येक में 100 उपचार औषधि की बोतलें हैं, जिनमें मैंने अशुभ पौधों के कोर की धूल और 3 विगोर बेरी को जोड़ा है। फ्रे वेब नॉवल .com। ये बहुत ज्यादा है, उन्होंने एक स्वर में कहा। आपके लिए ये सामान महंगा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। और यह सच है, सिवाय विगोर और ओमिनस पौधे के मूल के 5 कणों की 5 धूल के, जिन्हें मैंने औषधि में मिलाया था, कलाकृतियों का मेरे लिए ज्यादा मतलब नहीं था। खंडहर में मैंने ढेर सारी कलाकृतियां एकत्रित की हैं। यद्यपि मनुष्यों से प्राप्त कलाकृतियां अल्पमत में थीं, फिर भी मेरे भंडार में उनमें से ढेर सारी कलाकृतियां हैं। थोड़े आग्रह के बाद उन्होंने मेरे द्वारा दी गई चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसा वे जानते थे। मैंने उन्हें जो चीजें दी हैं, वे सर्वोत्तम हैं और युद्ध में बहुत मदद करेगी। उन्हें सामान देने के बाद मैंने उन्हें औषधि और विगोर बेरीज की विशेषता के बारे में समझाया, जिससे वे इतने हैरान हो गए कि कुछ देर के लिए वे अपना मुंह बंद नहीं कर पाए। कुछ समय बाद ही वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो पाए और उसके बाद उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र को बदलना शुरू कर दिया। सुरक्षित रहें, मैंने उनसे कहा और दीवार की ओर चल दिया। चौथी से 9वीं श्रेणी के लोगों के विपरीत जो दीवार के सामने तैनात थे, पहली से तीसरी श्रेणी के लोग दीवार पर तैनात थे। जब मैं दीवार की ओर बढ़ रहा था, मैंने देखा कि 1000 से अधिक लोग पहले से ही उस पर चढ़ चुके थे, तथा हर सेकंड और अधिक लोग उस पर चढ़ रहे थे। दीवार की ओर चला गया। यदि ऐसा होता तो मैं एक साधारण छलांग लगाकर दीवार तक पहुंच सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने अब ऐसा किया, तो हो सकता है कि चौकी की रक्षा प्रणाली द्वारा मुझे गोली मार दी जाए। सीढ़ियां तीसरे स्तर पर अपनी ताकत साबित करने के लिए एक परीक्षा है। केवल 6 स्टार एलीट या उससे ऊपर की शक्ति वाले लोग ही इस पर चढ़ सकते हैं। जल्द ही मैं सीढ़ियों पर पहुंच गया। मैंने सीढ़ियों पर बहुत से लोगों को देखा, उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर तनाव था। कुछ लोग सीढ़ियों पर चल रहे थे, जबकि अन्य थके हुए चेहरों के साथ सीढ़ियों पर बैठे थे। मैं उनकी युद्ध शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और जानता था कि वे इस चौकी के मानकों से कमजोर नहीं हैं, क्योंकि उन सभी के पास 4 सितारा अभिजात वर्ग से ऊपर की शक्ति है। लेकिन ये परीक्षण 6 सितारा अभिजात वर्ग है, और केवल वे ही सीढ़ियों पर चढ़ने में सक्षम होंगे जिनके पास 6 सितारा अभिजात वर्ग या उससे ऊपर की ताकत है। मैंने सीढ़ी पर कदम रखने से पहले कुछ सेकंड देखा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने अपने शरीर और आत्मा पर तीव्र दबाव महसूस किया। दबाव इतना तीव्र था कि सामान्य 6 स्टार एलीट को भी धीमा करना पड़ता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक के बाद एक कदम ऐसे उठाया जैसे सीढ़ियां आम सीढ़ियां ही हों और उनमें कुछ खास ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं दबाव महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं भी बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर और आत्मा इस तनाव को सहने के लिए काफी मजबूत हैं। कुछ ही मिनटों में मैं शहर की दीवार के शीर्ष पर पहुंच गया। दीवार के शीर्ष पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे। सामान्यतः चौकी में 200 से अधिक लोग नहीं होते हैं जिनके पास 6 सितारा अभिजात वर्ग की ताकत होती है, क्योंकि चौकी की सीमा 3 सितारा अभिजात वर्ग है। क्योंकि 3 सितारा अभिजात वर्ग की ताकत प्राप्त करने के बाद ही सामान्यतः मध्य क्षेत्र में जाया जा सकता है। लेकिन खंडहर ने सब कुछ बदल दिया। अब वहां 3 गुना अधिक लोग हैं जिनके पास 6 सितारा अभिजात वर्ग या उससे ऊपर की ताकत है, और चौकी ने जो सुदृढ़ीकरण बुलाया था उसे न भूलें। उन्होंने ऐसे कुछ हजार योद्धाओं की मांग की होगी। मेरे सभी दोस्त पहले से ही दीवार पर मौजूद थे, और मैं अब सीधे उनकी ओर चल रहा था, और कुछ मिनट बाद मैं उन चारों की आकृति देख सकता था। माइकल, राहेल ने मुझे देखते ही कहा। पहले जब मैं इस राहेल को देखती थी तो कभी कभी राहेल के बारे में सोचती थी, और अब जब भी मैं इस राहेल को देखती हूं तो वह राहेल मेरे दिमाग में आती है। सब लोग, मैंने कहा, आपको क्या लगता है कि कितने ग्रिम राक्षस हमला करेंगे? हम सब ने अपना अनुमान लगा लिया है, आपका क्या अनुमान है? सोफिया ने पूछा। मुझे लगता है कि लगभग 8 मिलियन। मैंने कहा, मैंने हवा से संख्या का अनुमान नहीं लगाया था, बल्कि पिछली लड़ाइयों में हमला करने वाले राक्षसों की संख्या का हवाला देकर अनुमान लगाया था।
तुम्हारा और रैना का नंबर एक ही है, देखते हैं कि राक्षसों के हमला करने पर यह सच होता है या नहीं। सोफिया ने हंसते हुए कहा। हालांकि सोफिया हंस रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की छिपी लकीरें देखी जा सकती थीं। ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी और इसमें लाखों लोग लड़ेंगे। ऐसी लड़ाई में जीवन की कोई गारंटी नहीं होती और एक व्यक्ति एक सेकंड में हजारों लोगों से घिर सकता है। इस तरह के युद्ध में कब क्या हो जाए, यह कोई नहीं कह सकता, इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा और हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जरा सी चूक से तत्काल जान जा सकती है। हम बातचीत करते रहे, जबकि जमीन और दीवार दोनों पर अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते गए। 2 घंटे बाद जमीन पर लगभग 4 मिलियन लोग इकट्ठे हो गए, जबकि चौकी की दीवार पर लगभग 5,000 लोग इकट्ठे हो गए। इस चौकी से आए 1,000 लोगों को छोड़कर बाकी सब सुदृढ़ीकरण है। विभिन्न गिल्ड के गिल्ड मास्टर्स और वाइस गिल्ड मास्टर्स ने अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, लेकिन वे जल्द ही उपस्थित होंगे। टिंग टिंग। जैसे ही मैंने सोचा कि मैंने नुकीले चांदी जैसे बालों वाले एक युवक को देखा, देर से किशोरावस्था या 20 के दशक की शुरुआत में उड़ते हुए आए और उनके पीछे 9 लोग थे। रेड फ्लैग के वे पागल कमीने आ गए थे। मैंने किसी को 10 लोगों से कहते सुना तो ये रेड फ्लैग के गिल्डमास्टर और वाइस गिल्डमास्टर हैं। वे किसी भी अन्य टीम की तरह दिखते थे, लेकिन ये लोग बेहद शक्तिशाली हैं और अन्य एस क्लास गिल्ड के गिल्ड लीडर को छोड़कर कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि 10 और लोग आ गए। ये सभी 10 लोग जवान महिलाएं हैं और इनमें से कुछ जवान महिलाएं बेहद खूबसूरत हैं, खासकर नेता। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग सभी महिला एस क्लास गिल्ड सिल्वर बटरफ्लाई के गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर थे। इसके तुरंत बाद अन्य 3 एस क्लास गिल्ड की 3 टीमें सामने आईं। उसके बाद ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास गिल्ड के लोग भी सामने आए, लेकिन ये स्पष्ट है कि निर्णय लेने की सारी शक्ति एस क्लास गिल्ड के 5 गिल्ड मास्टर के हाथों में है। केवल एडवेंचर पैराडाइज के लोग ही अनुपस्थित हैं। अभी तक मैंने एडवेंचर पैराडाइज के किसी भी सदस्य को आते नहीं देखा। एडवेंचरर्स पैराडाइज से यहाँ कोई क्यों नहीं है? मैंने जुड़वा बच्चों से पूछा। उनके भाई का दोस्त एडवेंचरर्स पैराडाइज में बहुत ऊंचे पद पर काम करता है। रैना ने कहा, एडवेंचरर्स पैराडाइज तभी आगे आता है जब ऊपर के शूरवीर हमला करते हैं। इसका मतलब है कि हमें लड़ाई से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऊपर के शूरवीर लड़ाई में शामिल होंगे, और अगर वे शामिल होते हैं तो मैं बस भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि मैं साइड उतार चढ़ाव से न मारा जाऊं। टिंग टिंग टिंग। अचानक मेरी होलोवॉचें एक साथ बजने लगी। मैंने बिना समय बर्बाद किए मेल खोल दिया। ये तैनाती के बारे में है। जब मैंने मेल पढ़ा तो मैंने सोचा, चौकी में 4 द्वार हैं और हमें उन सभी की सुरक्षा करनी है। यदि ग्रिम राक्षस ने हमला किया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आप लोगों को कौन सा गेट मिला? सोफिया ने पूछा। उत्तर, मैंने कहा, जबकि काल और रेचेल दक्षिण में चले गए, और जहां तक जुड़वा बच्चों का सवाल है, उन्हें वह धारा मिली जिस पर हम खड़े हैं। आप सभी को शुभकामनाएं, सुरक्षित रहें। मैंने उत्तरी गेट की ओर जाने से पहले कहा। मेल में कहा गया था कि ग्रिम राक्षसों की सेना अपनी चौकियों से निकल चुकी है और शाम तक हमारी चौकी पर पहुंच जाएगी। शाम तक मुश्किल से 3 घंटे बचे हैं। कुछ मिनट बाद मैं उत्तरी द्वार पर पहुंचा और पाया कि जो लोग उत्तरी गेट की रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं वे साइड से हैं। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे डर था कि उत्तरी गेट लाल झंडे के अधीन हो सकता है। मैं उन काउबॉय के समूह के अधीन नहीं रहना चाहता था जो थोड़ी सी भी उकसावे पर लड़ने लगते हैं। मैं अपनी जगह पर खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा और 3 घंटे बीत गए, और जैसा कि जानकारी में अनुमान लगाया गया था, हमने ग्रिम राक्षसों की काली छायाएं भारी संख्या में दिखाई दी। अरे, वे इतने अधिक कैसे हो सकते हैं? मेरे बगल में खड़े लड़के ने कहा जब उसने हमारी ओर आ रहे ग्रिम राक्षसों की संख्या को देखा। उनकी संख्या हमारे अनुमान से कहीं अधिक है। freewebnovel.com। वे लगभग 10 मिलियन ग्रिम राक्षस हैं और मैं केवल अपनी आंखों से अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन चौकी पर तैनात हजारों हजारों ड्रोन कह रहे हैं कि ग्रिम राक्षसों की संख्या उनके अनुमान से कहीं अधिक है। चौकी ने 8 से 9 मिलियन की संख्या बताई थी, लेकिन वास्तव में ये संख्या 10 मिलियन है। ये बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे आंकड़े देखकर लोग सचमुच कांप रहे हैं। मैंने पहले कभी इतनी संख्या में ग्रिम राक्षस नहीं देखे हैं। मैंने रूइन में अधिकतम 5 मिलियन देखे हैं, लेकिन ग्रिम राक्षसों और मनुष्यों की सामूहिक संख्या थी। ग्रिम राक्षसों की सेना बहुत दूर है। हालांकि दमन अभी भी किलोमीटर दूर महसूस किया जा सकता है। कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग ग्रिम राक्षसों की सेना द्वारा उत्सर्जित दमनकारी भावना को महसूस करते हुए मौके पर ही बेहोश हो जाते हैं।
मैं सैकड़ों लोगों को इस दमनकारी भावना के कारण बेहोश होते हुए देख सकता था। ये सभी लोग नौसिखिए हैं, केवल नौसिखिए ही जिन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में बेहोश हो सकते हैं। उन्हें जगाओ, अगर वे 5 मिनट तक नहीं जागे तो उन्हें मार डालो। साइथ के गिल्डमास्टर ने कहा। हर व्यक्ति को लड़ना होगा, यहां तक कि वेश्याओं और गैर लड़ाकू व्यक्तियों को भी आरक्षित रखा जाता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें भी लड़ना होगा। जो लड़ सकते थे वे मौजूद हैं। जहां तक कमरे में या कहीं और छिपने की बात है तो उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर बिना किसी कोर्ट कचहरी के फांसी हो जाएगी। ये लड़ाइयां सीधे तौर पर नस्ल के अस्तित्व से जुड़ी हैं और इसमें कोई समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति गिल्ड के सैकड़ों मिशनों को अस्वीकार कर सकता है और उसे अधिकतम सजा निष्कासन के रूप में मिलेगी, लेकिन यदि कोई युद्ध के आदेश की अवहेलना करने का साहस करता है तो उसे सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा। जो मूर्छित हो गए थे वे बलपूर्वक जाग उठे, और जो मूर्छित होने वाले थे उन्होंने अपना हृदय दृढ़ कर लिया। उनके लिए तो वीरतापूर्वक मरना ढके हुए मरने से अच्छा है। कोई सोच सकता है कि स्थिति बहुत खराब है क्योंकि दुश्मन की संख्या हमसे दोगुनी से भी ज्यादा है, लेकिन यह उतना गंभीर नहीं है जितना लगता है। हजारों सालों से हम हमेशा ही प्रतिकूल स्थिति में ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। हमें शायद ही कभी उनके खिलाफ संख्या का लाभ मिला हो। हमने तब लड़ाई जीत ली है जब ग्रिम की संख्या हमसे 5 गुना अधिक है। तो वह संख्या क्या है जो दोगुनी से थोड़ी ही अधिक है? ग्रिम हमारे करीब आता गया और हमारे बीच 5 किलोमीटर की दूरी हो गई। मैंने देखा कि ग्रिम राक्षस की आकृति 3 चंद्रमाओं की चमकदार चांदनी में चमक रही थी। राक्षस हमसे 5 किलोमीटर पहले ही रुक गया और कुछ ही मिनटों बाद वे 4 भागों में विभाजित हो गए और 4 द्वारों की ओर बढ़ गए। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था और वह था शहर को तहस नहस करना, और हमें इसकी रक्षा करनी है। यह उच्च अधिकारियों के लिए एक खेल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये जीवन मरण की स्थिति है जहां हमें हर कीमत पर जीवित रहना और जीतना है। जल्द ही ग्रिम राक्षसों की 4 टीमें सेनाएं 4 द्वारों के सामने प्रकट हुई। केवल 2 किलोमीटर की दूरी थी, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं थी क्योंकि इसे कुछ सेकंड में पार किया जा सकता था। $प्रतिशत कैरेट प्रतिशत और $डॉलर और कैरेट प्रतिशत तारांकन प्रतिशत। सेना की ओर से ग्रिम भाषा में गहरी चीख गूंजी और अगले ही क्षण लगभग 10 लाख ग्रिम राक्षसों का एक दल सेना से अलग होकर हमारी ओर आया। ग्रिम राक्षसों की अन्य 3 सेनाओं से भी यही आदेश आया। मैं इसे हजारों फीट से स्पष्ट रूप से देख सकता था। स्तर 9 हमला। ऐसा प्रतीत हुआ कि सिथ के गिल्ड नेता ने आदेश जारी करते समय इसका अर्थ समझ लिया था। पहले दूसरे कोई भी आगे नहीं बढ़ा, लेकिन हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा आगे बढ़ा और जल्द ही वे आगे बढ़ने लगे और वे ग्रिम राक्षस की ओर दौड़ने लगे जो आगे बढ़ रहा था। ये लेवल 9 के नए खिलाड़ी हैं। इनकी ताकत 1 स्टार एलिट से कम है और इनकी संख्या आधा मिलियन है, जो दुश्मन द्वारा भेजे जा रहे लोगों की संख्या से आधी है। मैंने एक खास फीड एक्टिवेट की थी जो मेरे 3 नए खिलाड़ियों की फुटेज दिखा रही थी। बिली, निगेल और वालिस, इन तीनों के पास अभी तक 1 स्टार एलिट की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्हें लेवल 9 में रखना पड़ा। मैं उन्हें जोर जोर से चिल्लाते हुए ग्रिम राक्षसों की ओर भागते हुए देख सकता था। मैं उनकी आंखों में डर देख सकता था, लेकिन इसमें लड़ने की मंशा भी थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। 1 मिनट बाद दोनों सेनाओं के बीच जोरदार धातु की ध्वनि के साथ टकराव हुआ। हर जगह चिंगारियां उड़ती देखी जा सकती थीं और मानव पक्ष से रंगीन तात्विक हमले होते देखे जा सकते थे। ग्रिम राक्षस बहुत अधिक तैयार लग रहा था और उन्होंने हमला करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। मनुष्य आपस में भिड़ते हुए जंगली हो गए हैं। वे अपनी पागलपन से संख्या के अंतर को भर रहे हैं क्योंकि वे चोटों की परवाह किए बिना लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई वास्तव में विस्मयकारी है कि मैं बस दीवार से कूदना चाहता था और ग्रिम राक्षसों पर हमला करना चाहता था। लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण किया और अपनी घड़ी पर नजर डाली कि उन तीनों की हालत कैसी है, और मुझे कहना होगा कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनके शरीर चोटों से भरे हुए हैं और वे प्रत्येक कम से कम 2 ग्रिम राक्षसों से लड़ रहे हैं। वे अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि संघर्ष करते रहने से उनकी स्थिति में शीघ्र ही सुधार हो जाएगा। वे पहले संघर्ष में बच निकलने में काफी भाग्यशाली हैं। कुछ मनुष्य नहीं, संघर्ष की छोटी सी अवधि में हजारों मनुष्य मारे गए। हालांकि मारे गए ग्रिम राक्षसों की संख्या मनुष्यों से अधिक है, फिर भी साथ ही मनुष्यों को हर सेकंड मरते देखना दुखद है। @ %, कैरेट प्रतिशत, $प्रतिशत और कैरेट प्रतिशत $।
लड़ाई शुरू होने के 15 मिनट बाद मृत्यु दर धीमी होने लगी और लड़ाई गंभीरता से शुरू हुई, लेकिन फिर ग्रिम राक्षसों की ओर से एक और आदेश जारी किया गया और लोग और लगभग 5 लाख ग्रिम राक्षस मुख्य सेना से अलग हो गए और लड़ाई की ओर बढ़ गए। स्तर 8 हमला। ये देखकर सिथ के गिल्ड नेता ने 1 स्टार एलिट को लड़ने का आदेश दिया। हमारे पास लगभग 2 लाख 1 स्टार एलिट है और इसका मतलब है कि वे ग्रिम राक्षसों से लड़ेंगे जो उनकी संख्या से 3 गुना अधिक है, लेकिन मैं उनके बारे में चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैं रूकीज के बारे में चिंतित था। 1 स्टार एलिट के पास काफी अच्छा युद्ध अनुभव था। जब मैं 1 स्टार एलिट था तो मैं आसानी से 3 से 4 ग्रिम राक्षसों को संभाल सकता था जिनके पास मेरे समान शक्ति थी। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, इस संघर्ष में उनकी ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मानव जैसे जंगली कुत्तों ने बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षसों पर हमला कर दिया। 1 स्टार एलिट ने दूसरे युद्ध के मैदान पर भी लड़ाई शुरू कर दी और मैं टीना और जेम्स की लड़ाई का फीड देख सकता हूं। वे दोनों अपनी स्थिति बनाए हुए हैं और उनकी हालत अन्य तीनों की तुलना में बहुत बेहतर है, लेकिन यह अभी के लिए है क्योंकि ऐसी अराजक लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। @ %% और $%। मुश्किल से 3 मिनट ही बीते थे कि ग्रिम राक्षस ने 2 सितारा अभिजात वर्ग को लड़ने के लिए भेजा और हमारी तरफ को देखकर उसने भी हमारी तरफ के 2 सितारा अभिजात वर्ग को भेज दिया। ऐसा लगता है कि मेरे लड़ने का समय अब ज्यादा दूर नहीं है, मैंने धीरे से कहा जब मैंने देखा कि दोनों तरफ के 2 सितारा अभिजात वर्ग के लोग उग्रता से भिड़ गए। स्तर 4 हमला। साइथ के गिल्ड लीडर ने कहा कि लगभग 10,000 5 सितारा अभिजात वर्ग लगभग 50,000 5 सितारा अभिजात वर्ग के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आगे बढ़े जो ग्रिम राक्षसों की ओर से आ रहे हैं। युद्ध बहुत क्रूर है, हर जगह शव दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी के पास उन्हें देखने का मन नहीं था क्योंकि एक बार ध्यान भटकने पर वे उसी शव में बदल जाएंगे जिसे वे देख रहे थे। युद्ध शुरू हुए अभी केवल 1 घंटा ही बीता है और 10,000 से अधिक लोग हताहत हो चुके हैं। 1 घंटे के भीतर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना बहुत बड़ी बात है और सबसे दुखद बात यह है कि यह तो अभी शुरुआत है। वर्तमान में गेट के सामने 6 लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, वे 9वें से 5वें स्तर के बीच हैं। वे अलग अलग लड़ रहे हैं और वे एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। यदि वे इसी गति से एक दूसरे के करीब आते रहे तो पूरे युद्ध क्षेत्र को एक होने और एक युद्ध क्षेत्र बनने में आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। अगला जो लड़ने वाला है वो हम होंगे। मैंने पहले ही सब कुछ दोबारा जांच लिया है। मेरी कलाकृतियां तैयार हैं और सभी औषधियां और सब कुछ जहां उन्हें होना चाहिए। जब तक गिल्डमास्टर ने आदेश दिया है मैं दीवार से नीचे कूद जाऊंगा। इतनी बड़ी लड़ाई देखकर मैं उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा धन कमाने का मौका भी है। यह मत भूलिए कि उनके पास जो सामान होगा वह बहुत बड़ा होगा और उनके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में मैना क्रिस्टल भी मिलेगा, लेकिन ये वो चीजें नहीं थी जो मुझे उत्साहित कर रही थी। जो चीज मुझे उत्साहित कर रही है वह है युद्ध लड़ना। जब मैं रूइन में था तो मुझे अपनी शक्ति को सही ढंग से परखने का कभी मौका नहीं मिला। मैं अपनी युद्ध शक्ति को सही ढंग से नहीं जान पाया, लेकिन मुझे पता है कि यह 8 सितारा अभिजात वर्ग के बराबर है। चाहे वह एक कमजोर 8 सितारा अभिजात वर्ग हो, एक मध्यम 8 सितारा अभिजात वर्ग हो या शक्तिशाली 8 सितारा अभिजात वर्ग हो, मुझे नहीं पता। खंडहर से लौटने के बाद मैंने काफी प्रगति की है। न केवल मेरी आत्मिक शक्ति में वृद्धि हुई है, बल्कि मैं एक छोटी सी शुद्धि से भी गुजरा हूं और अपनी चालों को सरल बनाने में भी प्रगति की है। मैं देखना चाहता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली बन गया हूं, जिससे मैं बहुत उत्साहित हूं। मैंने अपनी नजरें मेरे सामने हो रही लड़ाई से हटाई और अपने होलोवॉच के फीड पर देखा जिसमें 5 लड़ाइयां चल रही थीं। वे उन नौसिखियों की लड़ाइयां थीं जो मेरे अधीन हैं। दुश्मनों की भारी संख्या के कारण वे संकटपूर्ण स्थिति में हैं, लेकिन वे अच्छा कर रहे हैं तथा पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। मैं उनमें स्पष्ट रूप से सुधार देख सकता था। ऐसे उच्च दबाव वाले युद्ध में जहां एक भी गलती उनकी जान ले सकती थी, वे स्वयं में स्पष्ट गति से सुधार कर रहे थे। मैं उनकी प्रगति देखकर बहुत खुश हूं। मुझे उम्मीद है कि वे बहुत प्रगति करेंगे और इस लड़ाई में सफल होंगे। स्तर 3 हमला। चौथे स्तर के 20 मिनट बाद गिल्ड नेता ने कहा, यह वह क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मैंने आदेश सुना मैं दीवार से कूद गया क्योंकि घूमता हुआ कवच मेरे शरीर को ढकने लगा था। धप। जब तक मैं जमीन पर उतरा तब तक मेरे शरीर पर कवच की एक लहर उठ चुकी थी। ये 0.9 इंच की सघनता पर था। मैं इसे और भी सघन बना सकता था, लेकिन मैं इसे और भी सघन बनाने से पहले कुछ समय तक इसी सघनता में लड़ना चाहता था।
जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, मैंने उन 30,000 ग्रिम राक्षसों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया जो हमारी ओर आ रहे थे। इन 30,000 राक्षसों द्वारा उत्पन्न दमनकारी शक्ति सभी 2.5 मिलियन ग्रिम राक्षसों द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति से भी अधिक है। ये गिल्डमास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर स्तर के राक्षसों के अलावा सबसे शक्तिशाली ग्रिम राक्षस थे। इन 30,000 राक्षसों में 6 सितारा अभिजात वर्ग से 9 सितारा अभिजात वर्ग तक की शक्ति है, वे पूर्ण अभिजात वर्ग हैं। मैं चाहता था कि मुझे कोपोरल स्टेज की तरह जमीन पर नहीं दौड़ना पड़े, लेकिन यह एक आदेश है। लड़ाई शुरू होने से पहले उन्होंने एक अजीब आदेश जारी किया था कि 9वें से तीसरे स्तर तक के सभी लोगों को जमीन पर लड़ना होगा, उन्हें हवा में लड़ने की अनुमति नहीं है। मैंने सोचा था कि हवा के रूप में ये छोटा सा भेदभाव गिल्डमास्टर के लिए एक युद्ध का मैदान होगा, लेकिन ग्रिम राक्षस को नियम का पालन करते हुए देखने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गया और अब शक्तिशाली 9 सितारा अभिजात वर्ग को उसी नियम का पालन करते हुए देखकर मैं पूरी तरह से शांत हो गया और सोचा कि इस तरह के आदेश के पीछे कुछ गहरा कारण होना चाहिए। फ्री वेब नॉवल कॉम। ग्रिम राक्षस हमसे 100 मीटर आगे हैं और हम कुछ ही सेकंड में इन 30,000 राक्षसों से भिड़ेंगे। राक्षसों को इतने करीब से देखकर और उनकी हत्या की मंशा को भांपकर मैं खुद को और अधिक ऊंचा उठने से नहीं रोक सका। यह मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को मारना चाहता था, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन, मुझे उसे मारना ही था। मैंने जल्दी ही इस भावना पर नियंत्रण पा लिया क्योंकि यह भावना बहुत खतरनाक है। मारने का नियम एक बेहतरीन नियम है। मैं कह सकता हूं कि यह सनफायर जैसे कुल आक्रामक नियम से भी बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थीं। जब उसे हत्या के इरादे का एहसास होता है तो वह हिंसक प्रवृत्ति विकसित करना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सामूहिक हत्या के इरादे से प्रभावित होता है। सामूहिक हत्या के इस इरादे के कारण उसमें उन्मत्त प्रवृत्ति विकसित होती है, जिसे अगर समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह इतना प्रभावित कर सकता है कि वह विवेक खो सकता है। ऐसा संभवतः उस व्हाइट एक्स के मालिक के साथ हुआ है जिससे मैंने हत्या के नियम को समझा था। प्रतिशोध की चाह में उसने अंधाधुंध हत्याएं करनी शुरू कर दी, जिससे उसका हत्या का नियम धीरे धीरे विकृत हो गया और बदले में उस हत्या के नियम ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। नियम शक्ति एक का हिस्सा है। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो यह मेजबान पर प्रतिबिंबित होगा, और यदि मेजबान में कोई परिवर्तन होता है तो यह मेजबान पर प्रतिबिंबित होगा, इसके विपरीत। ग्रिम राक्षस मेरी संवेदन सीमा में प्रवेश कर चुका है और मैं उनकी युद्ध शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। मरना, टकराना। रेटमैन जनजाति के 3 ग्रिम राक्षस मेरे सामने प्रकट हुए और मुझ पर अपने हथियार घुमाते हुए चिल्लाए। ये देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और मैंने अपने तलवार हाथ के छोटे विस्फोट को सक्रिय कर दिया। पचाक पचाक पचाक। उनके हथियार आधे मुझ तक पहुंच रहे थे जब 3 सिर उनके शरीर से उड़कर आए। ये 3 रेटमैन 6 सितारा अभिजात वर्ग के थे। मैं अपनी तलवार के एक साधारण झटके से आसानी से मार सकता था, लेकिन मैं तेज होना चाहता था, इसलिए मैंने कम शक्ति के रूप में मिनी ब्लास्ट का इस्तेमाल किया और इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हुआ, उनके सिर हवा में उड़ गए। बैंग पचैक बैंग पचैक। मेरे आसपास के अन्य लोग यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और घास काटते समय ग्रिम राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। अब मेरे पास जो शक्ति थी उसके साथ 8 सितारा अभिजात वर्ग से नीचे के लोग मेरे लिए चींटी थे। हालांकि मैंने जो किया वह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैं देख सकता था कि कई लोगों ने एक साथ 3 या अधिक ग्रिम राक्षसों को मार डाला था। ये लोग तीसरे स्तर के सबसे मजबूत लोग हैं। 9 सितारा अभिजात वर्ग। बैंग स्लाइस बैंग स्लाइस। सिर्फ 1 मिनट में मैंने 16 ग्रिम राक्षसों को मार डाला था, और ये ग्रिम राक्षस या तो 6 स्टार एलिट या 7 स्टार एलिट थे। मैं एक के बाद एक मिनी ब्लास्ट सक्रिय करता रहा और प्रत्येक मिनी ब्लास्ट सक्रिय होने पर कम से कम एक ग्रिम राक्षस को मारता था। इस तरह 5 मिनट बीत गए और मैंने 50 से ज्यादा ग्रिम राक्षसों को मार डाला। मैं ग्रिम राक्षसों को मारने में व्यस्त था, तभी मुझे लगा कि मुझ पर असाधारण रूप से शक्तिशाली हत्या का इरादा हावी हो रहा है। ये हत्या की मंशा असामान्य रूप से मोटी लगती है। ऐसा केवल तभी होता है जब कोई व्यक्तिगत संबंध होता है। किसी अजनबी या नियमित दुश्मन के प्रति हत्या की इतनी अधिक मंशा नहीं होती है। जब मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा जो मुझे इतनी बड़ी हत्या की नीयत से निशाना बना रहा था, तो मैंने पाया कि वह एक टाइगरमैन था। बहुत क्रोधित दिखने वाला टाइगरमैन बहुत तेज गति से मेरी ओर आ रहा था, और जब मैंने उसके माथे की ओर देखा तो मैंने पाया कि उस पर 8 सफेद सितारे थे। जल्द ही वह मेरे इतने करीब आ गया कि मैं उसकी युद्ध शक्ति को महसूस करने में सक्षम हो गया और जान गया कि यह वास्तव में एक 8 सितारा अभिजात वर्ग है। तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला है।
ये कहते हुए वह अपने दोनों हाथों में लगे 1 मीटर लंबे धातु के पंजों से मेरी ओर झपटा। इसके लिए क्षमा करें, मैंने जवाब दिया और एक छोटे विस्फोट की मदद से अपनी तलवार घुमाई। इस बार मैंने कुछ भी नहीं रोका और छोटे विस्फोट की पूरी शक्ति का उपयोग किया। क्लैंग, कदम कदम कदम। जैसे ही हमारे हथियार टकराए, मुझे लगा कि बहुत अधिक बल मेरी ओर आ रहा है। वह बल घूमते हुए कवच से टकराया और उसने बल को पीसना शुरू कर दिया, लेकिन घूमता हुआ कवच पूरे बल को पीसने में सक्षम था क्योंकि कुछ मेरे अंदर चला गया और दूसरे को भेदने और मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने में सक्षम था। यद्यपि बल बहुत छोटा था, फिर भी उसने मेरे शरीर को इतना हिला दिया कि उसे विलीन करने के लिए मुझे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। मैं मुस्कुराया और तेजी से भंवरे को घुमाना शुरू कर दिया। 8 सितारा अभिजात वर्ग से निपटने के लिए मुझे कवच की शक्ति बढ़ानी होगी। झनकार, मैं एक कदम पीछे हट रहा था तभी एक और हमला हुआ। यह अच्छी बात है कि मैं तैयार था और बचाव कर रहा था, लेकिन इसने मुझे फिर से एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस बार प्रभाव पिछली बार की तुलना में कम था। झनकार, कवच अधिक मजबूत और सघन होता जा रहा है और जब तक उसने अपना तीसरा हमला किया, मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं, जिससे वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तुम अच्छे हो, मैंने दांत पीसते हुए कहा और अगले ही पल मुझे उसमें से आभा की एक किरण महसूस हुई और मुझे पता चल गया कि उसने अपनी गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया है। मैं महसूस कर सकता था कि जैसे ही उसने अपनी गुप्त विधि को सक्रिय किया, उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूं। मेरे घूमते कवच की सघनता 0.8 इंच तक पहुंचने के साथ यह पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गया था। अब मरो, उसने चिल्लाते हुए मुझ पर अपने पंजे से हमला किया। उसके पंजे बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मैं इससे बचाव नहीं करता, तो ये पंजा बिना किसी बाधा के कई टुकड़ों में काटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो इस तरह के खतरनाक हमले से बचाव नहीं करूंगा। टकराना, मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और अपनी तलवार को धुंधली गति से घुमाया। अगर इसका पंजा इतना तेज नहीं है तो मेरी तलवार सीधे इसकी गर्दन काट देगी। मेरी तलवार की गति देखकर वह थोड़ा घबरा गया और उसने अपने पंजों की गति बढ़ा दी। यद्यपि उसकी गति मेरी तलवार जितनी अधिक नहीं है, परंतु वह उसे रोकने में सक्षम है। झनकार, उसका पंजा और मेरी तलवार आपस में टकराए और बहरा कर देने वाली आवाज निकली और तेज आवाज के साथ हम दोनों ने एक ही समय में दोनों को पीछे से पकड़ लिया। जैसे ही हम स्थिर हुए, हमने एक दूसरे को चौंक कर देखा और हम दोनों को एक ही चीज ने चौंका दिया। मेरी चाल की शक्ति चौंकाने वाली है, जबकि उसके पंजे में वह गति नहीं थी जो उसमें कच्ची ताकत थी। मैंने सोचा कि मुझे वार को खत्म करने के लिए दसियों कदम पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन किसने सोचा था कि मुझे बस 2 कदम ही पीछे हटना होगा। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक वह जोर से गुर्राया और मुझ पर हमला कर दिया। ये हमला पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसकी बढ़ती युद्ध शक्ति को महसूस करते हुए मुझे ये स्पष्ट हो गया कि यह उच्च शक्ति के लिए अधिक गुप्त ऊर्जा चूस रहा है। फ्रीवेब एटा ओवल सीएम, फ्रीवेब एटा ओवल सीएम। उसकी आभा बढ़ती देख मैंने भी चक्र को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और उस पर अपनी तलवार घुमा दी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तीव्र हमले शुरू हो गए और इस बार मैं पिछले 12 दिनों से अभ्यास किए गए सरल चालों का उपयोग करने में सक्षम था। मुझे कहना होगा कि वे काम कर रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने की मैंने उम्मीद की थी। खैर, यह देखकर कि उस आदमी ने एक साधारण तलवार से विशालकाय जानवरों को काट डाला, मैंने अपनी उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ा ली और अब मैं परिणाम से स्पष्ट रूप से निराश हूं। यद्यपि मैं निराश हूं, पर दुखी नहीं हूं, क्योंकि सरलीकृत चालों से मेरी शक्ति में वृद्धि हुई और मुझे लगता है कि यदि मैं अपनी सभी चालों को सरलीकृत कर सकूं, तो मैं अपनी क्षमता में पर्याप्त वृद्धि कर सकता हूं। हर मिनट हम सैकड़ों हमले करते हैं। हर हमला दूसरे की कमजोरी को निशाना बनाकर किया जाता है। अगर हमला किसी महत्वपूर्ण जगह पर होता है तो सीधा मौत हो जाती है। हमारे हमले इतने शक्तिशाली हैं। जैसे जैसे मैंने सरलीकृत चालों का इस्तेमाल किया, मुझे एक खालीपन महसूस होने लगा, जैसे कि मैं जो चालें इस्तेमाल कर रहा हूं वे पूरी नहीं हैं। पहले मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी सभी चालों को सरलीकृत कर लिया है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि इन सरलीकृत चालों में कुछ कमी है, वे बहुत अधूरी लगती हैं। मैंने समस्या का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हर कोण से सोचने के बाद भी मैं इस अधूरेपन का कारण नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मैंने इसे भविष्य के लिए छोड़ दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, मेरे प्रतिद्वंद्वी की हर चाल मजबूत होती जा रही थी। अगर उसके पास एक सामान्य ग्रिम राक्षस होता
तो वह भागने की कोशिश करता, लेकिन ये टाइगरमैन मुझे मारने पर इतना तुला हुआ है कि इसने बलपूर्वक अपने शरीर से अधिक गुप्त ऊर्जा को संग्रहित करना शुरू कर दिया, जिससे मेरे लिए इसके हमलों का जवाब देना बहुत कठिन हो गया। लगता है मुझे अंततः इसका उपयोग करना ही होगा, मैंने सोचा, और अगले ही क्षण मैंने अपने घुमावों को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया, जब तक कि मेरा घूमता कवच 0.7 इंच की सघनता तक नहीं पहुंच गया। इन 12 दिनों में मैं अपने घूमते कवच की 0.8 कॉम्पैक्टनेस को वापस लाने में सक्षम था। फिर अपनी आत्मा शक्ति में वृद्धि के साथ मैं इसे और भी कॉम्पैक्ट बनाने में सक्षम था, इसकी कॉम्पैक्टनेस को 0.7 तक पहुंचा दिया। टकराना, मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और इस बार मेरी तलवार और भी तेज थी। यह इतनी तेज है कि मैं भी इसे मुश्किल से देख पा रहा हूं। तलवार को धुंधली गति से अपने दिल की ओर आते हुए देखकर ये घबरा गया और मेरे हमले का जवाब देने के लिए और भी अधिक गुप्त ऊर्जा का उपयोग किया। झनकार, पुह पुह, कदम कदम, वह बड़ी मुश्किल से मेरी तलवार को अपनी छाती में घुसने से रोक पाया। हालांकि वह इसे रोकने में सक्षम था, फिर भी हमले ने उसे काफी घायल कर दिया, क्योंकि जैसे ही वह पीछे हटने लगा, उसे खून की उल्टी होने लगी। बैंग बैंग, उसे और कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने पैरों और हाथ पर एक छोटा सा विस्फोट किया और उसकी ओर गोली चला दी। पुच्छी, इससे पहले कि वह मेरे हमले से बचाव के लिए अपना हाथ उठा पाता, मेरी तलवार उसकी छाती में घुस गई। @ और तारांकन $##@ और तारांकन $। मैंने अभी ग्रिम राक्षस की छाती से अपनी तलवार निकाली ही थी कि मैंने ग्रिम की कर्कश आवाज सुनी, जो ग्रिम भाषा में आदेश दे रहा था, और यह सुनकर मुझे पता चल गया कि असली शक्तिशाली लोगों की लड़ाई 1 मिनट में शुरू होने वाली है। सिल्वर एलिट्स अटैक, साइथ के गिल्डमास्टर ने कहा, और अगले ही पल उसके पीछे 100 से कुछ लोग चलने लगे। सिल्वर एलिट, मैं ये शब्द सुनकर चौंक गया। मैंने जो सुना है उसके अनुसार एलिट 3 प्रकार के होते हैं, वे हैं व्हाइट एलिट, सिल्वर एलिट और गोल्डन एलिट। मुझे लगा कि व्हाइट एलिट ही एकमात्र एलिट है, और ये देखते हुए कि वे कितने शक्तिशाली हैं, उनसे अधिक शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है। मैंने कभी भी इसे सही नहीं माना, लेकिन सोफिया ने कहा कि यह सटीक है, और उसने यहाँ तक कहा कि अभिजात वर्ग के प्रकार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, और उस दूरी को पाटना बहुत कठिन है। स्लाइस स्लाइस, मैं अपने रास्ते में आने वाले राक्षस को मारता रहा, लेकिन साथ ही आसमान की ओर भी देखता रहा, क्योंकि गिल्डमास्टर के आदेश के ठीक बाद 100 से कुछ लोग दीवार से उड़ गए, और ये लोग हवा में नहीं चल रहे थे बल्कि वास्तविकता में उड़ रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग 0 जूते पहने हुए हैं। 0 बूट वह कलाकृति है जो उड़ने में मदद करती है, लेकिन इसका मैना व्यय इतना अधिक है कि ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के स्तर के योद्धा इसका उपयोग करते हैं। ये लोग सी क्लास गिल्ड के गिल्डमास्टर और वाइस गिल्डमास्टर तथा बी क्लास गिल्ड के वाइस गिल्डमास्टर हैं। इसका अर्थ है कि एस क्लास गिल्ड और ए क्लास के शेष गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर तथा बी क्लास गिल्ड के गिल्ड मास्टर गोल्डन एलिट हो सकते हैं। पचाक पचाक, 2 अन्य ग्रिम राक्षस मेरी ओर आए, मैंने उनका सिर काट दिया। फिर मैंने ऊपर देखा तो पाया कि ग्रिम राक्षस भी प्रकट हो गए थे। उनकी संख्या लगभग 600 है, लेकिन मैं उनकी संख्या नहीं बल्कि राक्षसों के माथे को देख रहा हूँ। किसी कारण से मैं केवल धुंधली चांदी ही देख पा रहा हूँ, मैं उनके माथे पर सितारों की संख्या नहीं देख पा रहा हूँ। जल्द ही वे करीब आ गए, और फिर अचानक बिना बात किए वे एक दूसरे की ओर इतनी तेजी से बढ़े कि मैं देख नहीं सका। बूम बूम बूम, अगले ही पल मैंने धमाकेदार आवाजें सुनी। हमले से पैदा हुई शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि हम जिस जमीन पर खड़े थे वह हिल गई। धमाकेदार आवाज सुनकर नीचे की पूरी लड़ाई सचमुच रुक गई। लड़ाई ऊपर हो रही है, लेकिन मैं साफ देख सकता हूं वे मेरी आंखों के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने रुल को मार दिया है, जिससे मेरी इंद्रियां मजबूत हो जाती हैं, लेकिन इसकी मदद से भी मैं लड़ाई को साफ साफ नहीं देख पा रहा था। ये सब बहुत धुंधला है। ऊपर सैकड़ों लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। हालांकि मैं देख नहीं सकता, गड़गड़ाहट की आवाज और पृथ्वी का कंपन सुनना मेरे लिए उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है। वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। उनमें से प्रत्येक एक राक्षस है जो एक साधारण थप्पड़ से मुझे तरबूज की तरह उड़ा सकता है, और ये केवल सिल्वर एलिट है। मुझे आश्चर्य है कि यदि सिल्वर एलिट इतने शक्तिशाली होते तो गोल्डन एलिट कितने शक्तिशाली होते। फ्री ओमेगा एबनॉर्मल CM। टकराना, मैं ऊपर से युद्ध देख रहा था, तभी मुझे अपने ऊपर खतरे का आभास हुआ, और मैंने पूरी ताकत से मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और अपनी तलवार घुमा ली। झनकार, कदम कदम कदम, हथियार टकराए और प्रचंड बल के कारण मुझे वार को संभालने के लिए कई कदम पीछे हटना पड़ा।
इतना ही नहीं, मुझे गले में आया खून भी पीना पड़ा। जब मैंने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि मुझ पर किसने हमला किया, तो मैंने पाया कि यह एक वेयरवुल्फ था और कोई आम वेयरवुल्फ नहीं बल्कि एक स्कारलेट वेयरवुल्फ था। यह एक खास वेयरवुल्फ है जिसमें अग्नि ऊर्जा होती है। यह एक 8 सितारा अभिजात वर्ग है और इसकी शक्ति अन्य 8 सितारा अभिजात वर्ग की तुलना में अनगिनत गुना अधिक है जिनसे मैंने पहले लड़ाई की थी। ये वेयरवुल्फ काफी परिचित लग रहा था, मुझे लगा जैसे मैंने इसे कहीं खंडहर में देखा है, लेकिन ठीक से नहीं पता कि कहाँ। और एक और बात यह है कि यह ग्रिम राक्षस मुझे काफी अजीब नजर से देख रहा है। यह मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं स्वादिष्ट मांस हूँ। आपने ग्रैंड पैलेस में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, आपको जरूर कुछ अच्छी चीज मिली होगी, है ना? उसने अचानक कहा। ओह, तो ये ग्रिम राक्षस ग्रैंड पैलेस में था और तीसरे टेस्ट तक पहुंचने की संभावना थी। मैंने सोचा और इसे देखकर मुझे पता चल गया कि मैं तीसरे स्थान पर आया हूं और मुझे ये भी समझ में आ गया कि यह मुझे जो अजीब नज़र से देख रहा है, ये लालच की नज़र है। यह शायद वह इनाम चाहता है जो मुझे तीसरे टेस्ट में मिला है। हाँ, और यह बहुत अच्छा है। मैंने अंतिम शब्द को खींचते हुए कहा। पहले तो वह खुश हुआ, लेकिन मुझे अंतिम नाम को उपहासपूर्वक खींचते हुए देखकर वह क्रोधित हो गया क्योंकि मैंने उसके फर पर आग की चिंगारियां जलती देखी। तुम बहुत मजाकिया हो। चलो, जब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तब भी तुम मजाक कर सकते हो, उसने कहा और अपनी धधकती लाल कुल्हाड़ी मेरी ओर घुमा दी। टकराना। मैंने मिनी ब्लास्ट को भी पूरी शक्ति से सक्रिय किया और उस पर हमला किया। ये ग्रिम राक्षस बहुत शक्तिशाली है और मुझे इसके साथ बहुत सावधान रहना होगा। झनकार। हमारे हथियार आपस में टकराए और इस बार मैं केवल थोड़ा सा हिला। पिछली बार मैं उसके हमले में थोड़ा अचंभित हो गया था, इसलिए सही ढंग से बचाव नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं पर्याप्त रूप से सतर्क और सावधान हूं। मैं ऐसी चूक दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हम एक के बाद एक हमले करते रहे, दूसरे के डिफेंस में गैप देखकर दूसरे को खत्म करना चाहते थे, लेकिन हम कभी भी सीधे दूसरे को चोट नहीं पहुंचा पाए। दूसरों के डिफेंस में गैप ढूंढना आसान है, लेकिन उस गैप का फायदा उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दोनों की ताकत का स्तर एक जैसा है और हम आसानी से दूसरों के हमलों का मुकाबला कर सकते हैं। जब हम लड़ रहे थे, मेरे ऊपर भी लड़ाई जारी थी। मैं हर सेकंड धमाके की आवाज सुन सकता था, और यह धमाके की आवाज हर सेकंड बड़ी और बड़ी होती जा रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उनका हर हमला धरती को हिला देगा क्योंकि लड़ाई आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर लड़ी जा रही है। उनकी लड़ाई इतनी भयंकर है कि उनके हथियार से निकली एक छोटी सी चिंगारी नीचे मौजूद किसी भी व्यक्ति को मार सकती है, और यही वजह है कि हमें जमीन पर लड़ने का सख्त आदेश है ताकि हम कोलेटरल डैमेज न हो सकें। ऊपर की लड़ाई शुरू हुए करीब 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन मैंने जमीन पर किसी की लाश गिरते नहीं देखी। अगर हम गोरे कुलीन वर्ग के लोग लड़ रहे होते तो कुछ संगठन जमीन पर गिर जाते। उपरोक्त के विपरीत मैं हर मिनट गिरते हुए शवों को देख सकता था। उनमें से अधिकांश ग्रिम राक्षसों के थे, लेकिन उनमें से कुछ मनुष्यों के भी थे। ये देखकर मेरा दिल दुख गया, लेकिन मैं इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं गुप्त ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में सोच रहा था, तभी मुझे लगा कि वेयरवुल्फ की आभा बढ़ रही है और मुझे पता था कि उसने गुप्त ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया है, यह महसूस करते हुए कि मैं स्वयं गुप्त शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं करता। झनकार। पोह पोह पोह। कदम कदम कदम। हमारे हमले पुनः तीव्र गुप्त ऊर्जा से भरे हुए टकराए। जब वे असहमत हुए तो मुझे लगा कि पूरी शक्ति मेरे शरीर के अंदर जा रही है। यदि मेरे पास स्वयं की रक्षा के लिए ये घूमता हुआ कवच न होता तो मेरा शरीर ऐसी तीव्र गुप्त ऊर्जा से गुब्बारे की तरह फट जाता। यद्यपि मैं फट तो नहीं गया, पर इतना घायल हो गया कि मेरे मुंह से कई बार खून निकला और मैं दसियों कदम पीछे हट गया। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसे ये पीड़ा झेलनी पड़ी, वेयरवुल्फ को भी मेरे जैसा ही दुर्भाग्य झेलना पड़ा था। हम दोनों रुक गए और एक ही समय में अपने होठों से खून पोंछ लिया। हम हिले नहीं और बस एक दूसरे को देखते रहे। मैं उसकी आंखों में अविश्वास की स्पष्ट झलक देख सकता था, और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही होता। हमारे शरीर में जमीन आसमान का अंतर है, और इस वजह से हम अलग अलग मात्रा में गुप्त ऊर्जा के साथ रह सकते हैं, लेकिन गुप्त ऊर्जा में अंतर के बावजूद हमने जो शक्ति उत्पन्न की है वह लगभग समान है। यदि मैंने गुप्त ऊर्जा का प्रयोग किया होता जैसा कि लोग आमतौर पर करते हैं, तो मैं इसके हमले से उड़ गया होता, लेकिन गुप्त ऊर्जा का सीधे उपयोग करने के बजाय मैं इसे भंवर कवच के साथ मिला देता हूं। यह न केवल मेरे घूमते कवच की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर और आत्मा पर गुप्त ऊर्जा द्वारा डाले गए बोझ को भी कम करता है,
इस तरह मैं गुप्त ऊर्जा का अधिक विस्तारित अवधि के लिए उपयोग कर सकता हूं। ये शानदार तरीका लग सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है और वह ये कि इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में आत्मिक ऊर्जा और सभी शक्तियों पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि घूमता हुआ कवच बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। यदि वे सभी एक साथ टकरा जाए तो वह कॉकटेल मुझे मांस और रक्त के छोटे छोटे टुकड़ों में उड़ा देगा। बैंग बैंग। हम एक दूसरे को एक पल के लिए ध्यान से देखते रहे, फिर अपनी सबसे तेज गति से एक दूसरे पर टूट पड़े। बिना कुछ रोके मैंने अपनी गति और हमले की क्षमता को और भी बढ़ाने के लिए अपने पैरों के नीचे मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया। क्लैंग। हम फिर भिड़े। इस बार संघर्ष पिछली बार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, लेकिन पिछली बार के विपरीत हमने संघर्ष से पहले एक भी कदम पीछे नहीं लिया और न ही खून उगला। हमने और भी अधिक चूसा है गुप्त ऊर्जा, जिसने न केवल हमारी ताकत बल्कि हमारी रक्षा को भी बढ़ा दिया है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हमारे हथियार बहुत तेज गति से टकरा रहे थे और यदि ऊपर से और भी तेज आवाजें न आ रही होती तो आवाज विनाशकारी हो सकती थी। हमने एक दूसरे पर हमला किया और हर हमले के साथ हम अपने शरीर के अंदर और भी अधिक गुप्त ऊर्जा ले लेते थे, जिससे हमला और भी मजबूत हो जाता था। मैं न केवल और भी अधिक गुप्त ऊर्जा चूस रहा हूं, बल्कि मैं अधिक शक्ति के लिए भंवर कवच पर घुमाव भी घुमा रहा हूं। यद्यपि यह कॉम्पैक्टनेस की सीमा तक पहुंच गया था, मैं इस लड़ाई की गर्मी का उपयोग पिछली सीमा को तोड़ने के लिए करना चाहता था। जब आपकी जान दांव पर लगी हो तो चीजें करना थोड़ा आसान हो जाता है। धप। हम लोग बहुत तीव्रता से लड़ रहे थे जब हमने जोरदार धमाका सुना। ये सुनकर मुझे पता चला कि कोई जमीन पर गिर गया है। चाहे वह राक्षस हो या इंसान, मुझे नहीं पता, मुझे उसकी हालत के बारे में भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं जीवन और मृत्यु की लड़ाई में व्यस्त नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से उसके करीब नहीं जाता, और इसका कारण उसकी युद्ध शक्ति को महसूस करना है। freewebandsigmawell.com। मैंने उनकी युद्ध शक्ति को महसूस करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने बुद्धिमान गिलमास्टर पर भी इसका परीक्षण किया था, लेकिन वहां भी मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कारण यह है कि उनकी शक्ति इतनी प्रबल है कि जब भी मैंने इसका परीक्षण किया, मुझे अथाह गहराई के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन हमेशा एक अपवाद होता है। जब कोई अपनी सीमा पर होता है तो उसकी आंतरिक सुरक्षा थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे किसी को अपनी युद्ध शक्ति की झलक पाने का मौका मिलता है। हालांकि ऐसा करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति की अनुभूति की सीमा से परे हो सकती है और इस प्रकार यह आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा बदले में स्वयं को भी चोट पहुंचाती है। लेकिन मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं, क्योंकि इससे मुझे उस लक्ष्य की झलक मिलेगी जिसका मुझे पीछा करना है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। यह अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। गुप्त ऊर्जा के निरंतर उपयोग के साथ राक्षस अपनी उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा की सीमा तक पहुंच गया था। मैं इसे अधिक ड्राफ्ट करने का कोई संकेत नहीं देख सकता था। झनकार। मैं बस यही सोच रहा था कि कब राक्षस ने हमारे बीच टकराव की ताकत का इस्तेमाल किया और भागने से पहले हमारे बीच दूरी बना ली। तुम भागोगे नहीं, मैंने चिल्लाया, और अगले ही पल मैंने मिनी ब्लास्ट सक्रिय कर दिया और उसका पीछा किया। मैंने इसकी शक्ति का अनुभव किया है और जाना है कि इसने परीक्षा पास कर ली है। इसका मतलब है कि इसने कुछ अच्छा भी प्राप्त कर लिया है, और अब मैं चाहता हूं कि इसे जो कुछ अच्छा मिला है, अगर कोई मेरी आंखों को देखे तो उसे इसमें छिपे तीव्र लालच का पता चल जाएगा। टुकड़ा। मैंने अगले ही क्षण हमला कर दिया। मेरी तलवार उसकी पीठ पर लगी। यदि वह समय पर उसे चकमा न देता तो वहां केवल खून की एक पतली सी लकीर होती और राक्षस के 2 हिस्से हो जाते। धमाका। टुकड़ा। घायल होने के बावजूद वह रुका नहीं और मैं भी नहीं रुका। मैं युद्ध के मैदान में उसका पीछा करता रहा। अगर वह थोड़ा कमजोर होता तो मैं एक ही हमले में इस ग्रिम राक्षस को मार सकता था, लेकिन उसमें भी मेरे जैसी ही ताकत थी और इसलिए स्पष्ट बढ़त होने के बावजूद मैं उस पर घातक वार करने में असमर्थ था। स्लाइस स्लाइस स्लाइस। वह पूरे युद्ध क्षेत्र में दौड़ने लगा और मैंने उसका पीछा किया और उसे घायल करने के हर अवसर का उपयोग किया। पीछा करते समय मुझे कई ग्रिम राक्षस मिले और जब भी वे मेरे और वेयरवुल्फ के रास्ते में आए, मैंने उन्हें मार दिया। पीछा करने के 15 मिनट में मैंने पहले ही 30 ग्रिम राक्षसों को मार दिया था, और इन 30 ग्रिम राक्षसों में 2 कमजोर 8 सितारा अभिजात वर्ग थे, जो मेरी तलवार से छेदा गया एक दिल है। जब लड़ाई शुरू हुई तो मैंने राक्षस का सिर काटने का आनंद लिया, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि यह आर्थिक रूप से बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं था, क्योंकि सिर काटने से मैं ग्रिम राक्षस से मिलने वाले 20% मैना क्रिस्टल बर्बाद कर रहा था। इसलिए मैंने छाती में छुरा घोंपने का विकल्प चुना।
हालांकि जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं होता तो मैं ग्रिम राक्षस का सिर काट देता हूँ। यहाँ हर ग्रिम राक्षस जिसे मैंने मारा है वह मेरा होगा। ऊपर हजारों ड्रोन हैं जो हर किसी की हर हरकत को ट्रैक और रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो राक्षस मारा है उसे कोई और ले जाएगा। 10 मिनट और बीत गए और मैं उसका पीछा करता रहा और अब उसकी पीठ पूरी तरह से चोटों से भर गई है। अपनी भयानक जीवन शक्ति के बावजूद उसे मेरे द्वारा दिए गए सभी घावों को ठीक करने में समस्या हो रही है। ये सामान्य घाव नहीं थे, बल्कि ये घाव मेरी शासन शक्तियों और गुप्त ऊर्जा से प्रभावित थे। खड़खड़ाहट, पोह पोह पोह। उसने अचानक दौड़ना बंद कर दिया और मेरे हमले को रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। कुल्हाड़ी के प्रहार के कारण उसे कई घूंट खून बहा, जिसमें उसके आंतरिक अंग के टुकड़े भी शामिल थे। कमीने, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। वह अत्यधिक क्रोध से चिल्लाया और उसमें थोड़ी अनिच्छा भी देखी जा सकती थी, जो जल्दी ही दृढ़ता में बदल गई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मैंने महसूस किया कि उसका आभामंडल बढ़ गया है तथा उसने अधिक ऊर्जा ग्रहण करना शुरू कर दिया है, और ये देखकर मैंने राहत की सांस ली तथा अपने शरीर की सीमा तक गुप्त ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। मैं अब तक अपनी कुछ शक्ति को रोके हुए था, और कारण ये था कि मुझे डर था कि इसे ग्रैंड पैलेस से कुछ रहस्यमय जीवन रक्षक कलाकृति मिली है। यही कारण है कि मैंने इसका पीछा किया, लेकिन इसे सीधे मारने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यह जीवन रक्षक कलाकृति को सक्रिय कर सकता था। लेकिन इसे गुप्त ऊर्जा का मसौदा तैयार करते हुए देखकर मुझे अब यकीन है कि इसे ऐसी कोई कलाकृति नहीं मिली थी और वह मेरी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता था। झनकार, पोह पोह पोह। मेरी तलवार उसकी कुल्हाड़ी से टकराई। मैं बड़े झटके पर पहुंच चुका था, लेकिन वह खून उगलने लगा और दसियों कदम पीछे हटने लगा। अपनी हताश चाल को विफल होते देख उसकी आंखों में भय के भाव उभर आए और वह फिर भागने लगा। मैं देख सकता था कि इसकी सूखी त्वचा पर दरारें पड़ रही थी, क्योंकि यह भागने के लिए गुप्त ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर रहा था। गुप्त ऊर्जा के दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हैं। जिस गुप्त ऊर्जा का यह उपयोग कर रहा था, उससे इसकी त्वचा सूख गई और उस पर दरारें पड़ गईं, जैसे कि एक सूखी आत्मा। स्लाइस स्लाइस स्लाइस। मैंने पीछे नहीं हटते हुए लगातार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा प्रत्येक हमले के साथ वह और भी अधिक घायल हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका शरीर अपनी ग्रहण करने योग्य अतिव्याप्त गुप्त ऊर्जा की सीमा तक पहुंच गया और धीरे धीरे क्षय होने लगा, और उस क्षय ने उसे धीरे धीरे धीमा करना शुरू कर दिया। पुच्छी, आह। अंततः 10 मिनट बाद मैं पीछे से उसके हृदय में छेद करने में सफल रहा। वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका ये प्रयास बुरी तरह विफल रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने उसके हृदय में छेद किया, उसका हृदय जलकर राख हो गया। मैंने राक्षस के शरीर को गिरने नहीं दिया। अपनी तलवार उसकी छाती से निकालकर सीधे अपने भंडार में रखे उसे छुआ। इस बात की पूरी संभावना है कि उसके भंडार में अभी भी ग्रांड पैलेस से मिला इनाम पड़ा हो, पर यह भी हो सकता है कि उसके पास कुछ न भी रहा हो। चूंकि इसे नॉलेज क्रिस्टल जैसी कोई चीज मिली होगी, जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता था या कहीं और बेचा जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। मैं इसके भंडारण की जांच करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। पहली बात तो ये कि यह ग्रिम राक्षसों का भंडार है जिसे मैं नहीं खोल सकता, और दूसरी बात ये कि मैं युद्ध के बीच में हूँ। ग्रिम राक्षस के शरीर को संग्रहित करने के बाद मैंने ऊपर देखा और पाया कि ऊपर लड़ने वाले लोगों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। जब मैं स्कारलेट वेयरवुल्फ से लड़ रहा था तो मैंने ग्रिम राक्षसों के कुछ शवों को नीचे गिरते देखा। धमाका, टुकड़ा। कुछ सेकंड तक उनकी धुंधली लड़ाइयों को देखने के बाद मैंने मिनी ब्लास्ट को सक्रिय किया और फिर से मारना शुरू कर दिया। सभी युद्ध क्षेत्रों को मिला दिया गया है और हर जगह अंधाधुंध हत्या हो रही है। मैंने एक साथ सितारा अभिजात वर्ग ग्रिम राक्षस को एक सितारा अभिजात वर्ग के हमले में प्रवेश करते और उन्हें अथाह नरसंहार करते देखा है। मैंने उस ग्रिम राक्षस को मार दिया है, लेकिन ऐसे और भी कई राक्षस हैं जो वही काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें रोका जिन्हें मैंने देखा। फिर भी मैं सब कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि युद्ध का मैदान इतना विशाल है कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, भले ही मेरे पास गति का लाभ हो। युद्ध क्रूर है, लेकिन ये सबसे अच्छा संयम भी है। जो लोग इसके बपतिस्मा से बच गए वे और भी बेहतर हो जाएंगे, यहाँ तक कि जो लोग मृत्यंत तक पहुंच गए थे वे भी इस तरह के क्रूर युद्ध का अनुभव करने के बाद सुधर जाएंगे। मैं पूरे युद्ध क्षेत्र में दौड़ रहा हूँ, हर मिनट कम से कम 5 ग्रिम राक्षसों को मार रहा हूँ। मैंने ज्यादातर 6 स्टार एलीट या उससे ऊपर के लोगों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मैं इससे नीचे के लोगों को मारने से भी नहीं कतराया। मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ग्रिम राक्षस को मार डालूंगा,
और वह भी 1 घंटे के भीतर। मैंने लगभग 1000 ग्रिम राक्षसों को मार डाला था और शक्तिशाली लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया था। मैं उनकी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि पूरे युद्ध के मैदान में कोई भी मेरी गति से मेल खा सकता है। यहाँ तक कि पीक 9 स्टार एलीट भी हत्या में मेरी गति से मेल नहीं खा पाएंगे, और इसका कारण गति है। मेरे पास गति का एक अलग लाभ है। मिनी ब्लास्ट के साथ मैं वह गति प्राप्त कर सकता हूं जो कोई भी श्वेत अभिजात वर्ग मुझसे मेल नहीं खा सकता है, जब तक कि उन्होंने स्विर्लिंग आर्मर जैसा कुछ नहीं बनाया हो या वे जिल न हो। जिल में गति प्रकार की क्षमता थी और वह गति के नियम को समझती थी। केवल वही समान स्तर पर गति में मेरी बराबरी कर सकती थी। कमीने रुको! मैंने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी। मेरे पीछे एक राक्षस है जिसकी गति बहुत अधिक है, जिससे भागने में मुझे भी बड़ी समस्या हो रही है। मैंने सोचा था कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरी गति से मुझे पकड़ सके, लेकिन आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि कुछ ग्रिम राक्षस हो सकते हैं जो गति में मुझसे मुकाबला कर सकते हैं, और यह ग्रिम राक्षस उनमें से एक है जो पिछले आधे घंटे से एक खूनी कुत्ते की तरह मेरा पीछा कर रहा था। ग्रिम राक्षस चीतामैन है, और यह कोई सामान्य चीतामैन नहीं है, बल्कि एक विशेष चीतामैन है जिसके पास तात्विक पवन शक्ति है, जो उसे इतनी तेज दौड़ने में मदद कर रही है कि वह मुझे पकड़ने के बहुत करीब आ गया था। ये 9 सितारा अभिजात वर्ग है जिसके खिलाफ लड़ने की शक्ति फिलहाल मेरे पास नहीं है। 8 सितारा अभिजात वर्ग और 9 सितारा अभिजात वर्ग के बीच शक्ति का अंतर है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ 8 सितारा अभिजात वर्ग को मारना मेरी सीमा है। यही कारण है कि मैं एक मरे हुए कुत्ते की तरह भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार मैं पकड़ा गया तो मैं निश्चित रूप से पाताल लोक पहुंच जाऊंगा। इस पीछा में एकमात्र अच्छी बात यह है कि मैं अभी भी अपने रास्ते में आने वाले ग्रिम राक्षसों को मार सकता हूं और मेरी हत्या की दर बढ़ गई है। मैंने बस अपनी तलवार को हल्के से हिलाया है और ग्रिम राक्षस मर जाएंगे। मैं केवल उन ग्रिम राक्षसों को मारता हूं जो 7 सितारा अभिजात वर्ग या उससे नीचे हैं, क्योंकि ये राक्षस मेरे हमले को रोकने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत कुछ 8 सितारा अभिजात वर्ग मुझे रोक सकते हैं यदि वे तैयार हों, और एक बार जब मैं किसी हमले से रुक गया तो मेरा पीछा करने वाला ग्रिम राक्षस मुझे पकड़ लेगा और मेरे पास भागने का कोई और मौका नहीं होगा। मैं भागते समय ठीक लग सकता हूं और लात मार सकता हूं। मैं बुरी हालत में हूं। मैं पहले से ही अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें ऑकल्ट एनर्जी भी शामिल है। मैं इसे अपनी शारीरिक सीमा तक इस्तेमाल कर रहा हूं और इसे अधिकतम 2 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकता हूं। उसके बाद या तो मुझे अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को कम करना होगा या इसे पूरी तरह से रोकना होगा। काश यह एक लड़ाई नहीं होती, अन्यथा मैं आधे घंटे पहले शहर में भाग गया होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं लड़ाई के आधार से बहुत दूर नहीं हो सकता, अन्यथा ये वीरान हो जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा। एक और समस्या है जो मेरी घटती हुई आत्मिक ऊर्जा है। हमारे लिए नियम शक्ति, रहस्यमय विधि और उन्हें एक साथ घूमते हुए कवच में उपयोग करना, जबकि इन सभी भंवरों को नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं लंबी लड़ाई लड़ता हूँ। मैं आमतौर पर नियम शक्तियों और गुप्त ऊर्जा की मात्रा को कम करता हूँ ताकि मुझे खोई हुई आत्मा ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का मौका मिल सके, लेकिन यहाँ मैं आत्मा ऊर्जा को ऐसे उड़ा रहा हूँ जैसे मैं क्रैक के नशे में हूँ। यद्यपि आत्मिक ऊर्जा की समस्या उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि गुप्त ऊर्जा जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी, फिर भी इसका निरंतर ह्रास बहुत बड़ा है और यदि मैंने इसे संचय के लिए समय नहीं दिया तो यह अंततः सूख जाएगी। इस तरह की दुविधा का सामना करते हुए मैं केवल इतना कर सकता था कि अपने दांतों को पीसकर सर्वोच्च कॉम्पैक्ट व्यायाम प्रसारित कर सकता था। एक 4वीं नीलम मुहर बनाने की उम्मीद कर रहा था जो मेरी शक्ति को बढ़ाएगा और मुझे गुप्त ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने में भी मदद करेगा, जिसे मैं संग्रहित कर सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करना कितना कठिन है। मैं इसका रोजाना अभ्यास करता हूं, लेकिन जो प्रगति करता हूं वह नगण्य है। यह मेरा सौभाग्य था कि 4 दिन पहले मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 37वीं सील बनाने में सक्षम था। मेरी वर्तमान स्थिति में छोटी सी मुहर से मुझे ज्यादा सुधार नहीं मिला। केवल एमेथिस्ट मुहर ही मुझे कुछ दे सकती थी, लेकिन एमेथिस्ट मुहर के लिए मुझे 3 छोटी मुहरें बनानी होंगी, जो अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया और ग्रिम राक्षस मेरा पीछा करता रहा। हालांकि मैंने सभी शक्तियों के 1000 से अधिक ग्रिम राक्षसों को मार दिया था, मैं थका हुआ महसूस करने लगा था। मुझे पता था कि मैं अपनी वर्तमान शक्ति को 1 घंटे से भी कम समय में नहीं मार सकता। अगर मुझे तब तक कोई समाधान नहीं मिला तो केवल एक मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही है। हिला हिला हिला, बूम बूम बूम।
अचानक मुझे तीव्र गड़गड़ाहट की आवाज महसूस हुई जिसने ऊपर हो रही लड़ाई की आवाज और धरती के स्पष्ट हिलने की आवाज को पूरी तरह दबा दिया था। धरती इतनी तेजी से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि बैटलफील्ड पर लगभग सभी लड़ाइयां कुछ सेकंड के लिए रुक गई थीं। क्या गोल्डन एलीट लड़ रहे हैं? मैंने सोचा और भागता रहा। इतनी तीव्र ध्वनि और इतनी भारी धरती कांपना सिर्फ यही संकेत दे सकता है कि गोल्डन एलीट ने दूसरे युद्ध क्षेत्र में लड़ाई शुरू कर दी होगी। हमारे अलावा 3 अन्य युद्ध क्षेत्र हैं जो चौकी के 3 अन्य द्वारों के सामने लड़े जा रहे हैं। इस तेज आवाज और धरती के हिलने से मैं स्तब्ध रह गया था। ऐसे झटके पैदा करने के लिए उनकी शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए, जिन्हें किलोमीटरों दूर से महसूस किया जा रहा था। ऐसी शक्ति मेरी कल्पना से परे है, खासकर जब नाइट स्टेज इसे प्रक्षेपित करता है। वहां जो लड़ाई हो रही है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जो लड़ाई शुरू होगी वह निश्चित रूप से उन लोगों को प्रभावित करेगी जो नीचे लड़ रहे हैं। अन्य युद्ध क्षेत्रों के स्वर्णिम अभिजात वर्ग ने लड़ाई शुरू कर दी थी। ये बहुत समय नहीं होगा जब दूसरे युद्ध क्षेत्रों के स्वर्णिम अभिजात वर्ग भी लड़ना शुरू कर देंगे, जिसमें हमारा भी शामिल है। मुझे उम्मीद है कि वे जल्द से जल्द लड़ना शुरू कर देंगे और उनका एक हमला उस चीतामैन पर हो सकता है जो मेरा पीछा कर रहा है। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि 1.5 घंटे तक पीछा करने के बाद वह मुझे छोड़ देगा, लेकिन नहीं, वह अभी भी पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहा है। इससे बचने के लिए मैं 9 सितारा अभिजात वर्ग के मनुष्यों और राक्षसों की दौड़ के बीच लड़ी गई लड़ाइयों की ओर भी गया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं नहीं गया। ऐसा नहीं है कि वे मदद नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ इतना है कि वे 3 से 4 राक्षसों के खिलाफ लड़ने में व्यस्त हैं। वे मुश्किल से अपनी जिंदगी बचा रहे हैं और मेरे टूटे हुए जीवन की डोर को जोड़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, जो इस समय किसी भी समय टूट सकती है। मेरे पास मुश्किल से 1 घंटा है। अगर मैं इसे ठीक नहीं कर पाया और फिर मैं निश्चित रूप से जीवित नहीं रहूंगा। एक तरीका है जो मुझे इस ग्रिम राक्षस से बचा सकता है और उसे मार भी सकता है, लेकिन अगर मैं उसका उपयोग करता हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं उसके बाद जीवित रह पाऊंगा या नहीं, और अगर मैं जीवित भी रहा तो मेरा जीवन ज्यादा बेहतर नहीं होगा। वह रास्ता है एशलिन का। उसके पास 9 स्टार एलीट की शक्ति है और वह उसे मार सकती है, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जो लोग ऊपर लड़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है, वे उसकी इस विशिष्टता को नोटिस कर लेंगे। उसने एक राक्षस को निगल लिया था जिसने भगवान जाने कितने चमत्कारी फल खा लिए थे, और अब एशलिन को उस राक्षस की कुछ या सभी क्षमताएं विरासत में मिल गई हैं, और यदि किसी सिल्वर या गोल्डन अभिजात वर्ग ने ये नोटिस कर लिया तो हंगामा मच जाएगा। दोनों मनुष्य और ग्रिम राक्षस लड़ाई को भूल जाएंगे और उसके पीछे पड़ जाएंगे। चमत्कारी फल के लिए ग्रिम राक्षसों की असामान्य लालसा को देखने के बाद मैंने जुड़वा बच्चों से पूछा कि क्या उनमें इससे भी अधिक विशेष बात है, क्योंकि चमत्कारी फल में चमत्कारी कार्य करने के अलावा और कोई विशेष बात नहीं है। मुझे उनसे जो जवाब मिला है वह एक ही है, वे चमत्कारी फल की लालसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे इसे अपने उच्च अधिकारियों को देना चाहते हैं। मनुष्यों के लिए भी यही बात है। मध्य महाद्वीप में जो भी चमत्कारी फल दिखाई देता है, शक्तिशाली संगठन उसे छीन लेते हैं। ये शक्तिशाली संगठन इन चमत्कारी फलों के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है, ये स्पष्ट है कि वे अपने सदस्यों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। ग्रिम राक्षसों के लिए भी यही बात लागू होती है। यही कारण है कि वे चमत्कारी फल और एशलिन से संबंधित किसी भी चीज के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जो उस राक्षस को निगलने के बाद स्वयं एक चमत्कार बन गई थी, जिसका अनुसंधान में अत्यधिक महत्व होगा। इसलिए जब तक यह अत्यंत महत्वपूर्ण न हो, मैं एशलिन की क्षमता को उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे मैं पहले से ही अधिक मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये लड़ने का समय है, ध्रुव आवाज ने कहा, और अगले ही पल हमने देखा कि लगभग 200 ग्रिम राक्षस अचानक 2 ग्रिम राक्षसों के नेतृत्व में आकाश में प्रकट हुए। वहां 2 ग्रिम राक्षस बहुत विशेष लग रहे थे। एक बेयरमैन्स था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टील से बना हो, जबकि दूसरा फॉक्समैन था जिसके शरीर पर हल्का हरा धुआं छाया हुआ था। जब मैंने उस धुएं को देखा तो मेरी आत्मा की गहराई में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने पहले कभी ऐसा एहसास नहीं किया था, हालांकि यह मेरा पहला अनुभव था, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से समझ गया था। वह धुआं बहुत खतरनाक है और मुझे उससे दूर रहना चाहिए। फ्रीवेब नोवेल कप। हाँ, ये लड़ने का समय है, एक परिचित आवाज ने कहा, और अगले ही पल मनुष्यों का एक बड़ा समूह अचानक ग्रिम राक्षस के सामने प्रकट हुआ, जिसमें साइथ के गिल्ड नेता का नेतृत्व था और उसके पीछे लगभग 100 लोग थे। ग्रिम राक्षसों की आधी संख्या होने से साइथ के गिल्ड नेता को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि यह ग्रिम राक्षसों के 2 नेताओं को देखता है।
उन्हें एक दूसरे के आमने सामने आते देख मैंने तेजी से अपनी दिशा बदली और युद्ध क्षेत्र की सीमा की ओर भागने लगा। न केवल अन्य चतुर लोग बल्कि मैं भी ऐसा ही कर रहा था। नीचे जिस स्थान पर वे लड़ेंगे वह सबसे खतरनाक होगा। मैंने लोगों को हताहत होते देखा है और मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता। बूम बूम बूम, हिला हिला हिला। मैं अभी युद्ध क्षेत्र की सीमा पर पहुंचा ही था कि मुझे बहरा करने वाली ध्वनियां सुनाई देने लगी और धरती इतनी जोर से हिलने लगी कि उसमें दरारें पड़ने लगीं। मैं जमीन पर दरारें बनते देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वास्तविक भूकंप का अनुभव कर रहा हूं। कई लोग इसे अनुभव करने के एक सेकंड बाद ही लड़ना बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे पास ये सुविधा नहीं है क्योंकि ग्रिम राक्षस अभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत करता तो यह अपने लंबे चाकू से मुझे 2 टुकड़ों में काट देता। इसलिए बेहतर है कि मैं एक सेकंड के लिए भी न रुकूं। समय बीतता गया और लड़ाई और भी अधिक बढ़ गई और अब मैं उनकी हर हरकत से मिट्टी को हवा में उठते हुए देख सकता था। दौड़ते समय मैं कभी कभी गोल्डन एलिटो के युद्ध क्षेत्र पर नजर डालता था, लेकिन धुंध के अलावा कुछ नहीं होता था। ये धुंध इतनी तेज होती है कि मुझे ये पहचानने में भी समस्या होती थी कि वे मानव हैं या ग्रिम राक्षस। जब सिल्वर एलीट लड़ रहे होते हैं तो मैं उनके आंकड़े बता पाता हूं, लेकिन गोल्डन एलीट के साथ मैं ये भी नहीं बता पाता। आधा घंटा और बीत चुका था और अब मुश्किल से 20 मिनट बचे हैं। मैं खुद को संभाल पाऊंगा और उसके बाद मैं गुप्त ऊर्जा के दुष्प्रभावों को महसूस करना शुरू कर दूंगा। सबसे बुरी बात यह है कि मैं खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। शशश, मैं खुद को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मैंने हरे रंग के ब्लर को बहुत तेज गति से जमीन की ओर गिरते देखा और उसकी दिशा वही थी जिस ओर मैं भाग रहा था। मैं अपना रास्ता बदलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, हरा ब्लर जमीन पर गिर पड़ा। बैनन, वह हरा ब्लर जमीन पर गिर गया और इसने जमीन पर एक जोरदार झटका पैदा किया जिसने एक ब्रेक का काम किया जिससे मैं अनियंत्रित रूप से आगे की ओर लुढ़क गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। मैं उस पत्ते की तरह था जो तूफान के जोर से उड़ गया था। धमाका, धमाका। मैं अंततः जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आसपास देख पाता, मैंने पाया कि एक बहुत बड़ी चीज मुझसे टकराई थी, जिससे मेरे शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट गईं। मैं देखना चाहता था कि कौन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तभी मैंने अपने से कुछ मीटर आगे एक धुंधली आकृति देखी जो जमीन से ऊपर उठकर खड़ी थी। हालांकि धूल के बादल के कारण आकृति धुंधली थी, फिर भी मैं उसका सिलहूट देख सकता था। और जब मैंने सोचा कि यह कोई दुर्घटना हो सकती है, तो मेरे चेहरे पर एक खौफनाक भाव उभर आया। ये वही फॉक्समैन है, मैंने डरकर सोचा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उठकर भागने लगा। जब मैं उठ रहा था तो मैंने देखा कि एक चीज मुझसे टकरा गई थी। ये चीतामैन था जो 1 घंटे से मेरा पीछा कर रहा था। ग्रिम राक्षस को देखकर मेरी आंखों में भय छा गया और मैं मदद के लिए एशलिन को पुकारने ही वाला था कि मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब भाव देखा। उसके चेहरे पर अत्यधिक दर्द के भाव थे जबकि उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। यह क्या हुआ? मैंने खुद से पूछा। मैं पकड़ से बाहर रेंगने लगा। हाँ, मैं उस छेद में जा गिरा था जो उस फॉक्समैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से बना था। कोई कल्पना कर सकता है कि इतना बड़ा गड्ढा बनाने के लिए प्रभाव कितना शक्तिशाली रहा होगा। धमाका। मैंने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि मैंने जोरदार धमाका सुना और समझ गया कि फॉक्समैन उस क्रेटर से ऊपर की ओर उड़ गया है। उसकी छलांग इतनी ऊंची थी कि मैं लगभग उड़ते हुए फिर से जमीन पर गिर गया। इसे गायब होते देख मैंने गहरी सांस ली और वापस सांस ली। जब मैंने सबसे सुंदर इत्र को सूंघा और ठीक उसी क्षण एक भय ने मुझे डुबो दिया और मुझे पता था मैंने वह सांस ली थी जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। धप। अगले ही क्षण मैं पूरी तरह से निश्चल हो गया। मेरे शरीर में तीव्र दर्द की अनुभूति हुई और मैं शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब मुझे समझ में आया कि राक्षस के चेहरे पर इतनी पीड़ा क्यों थी, लेकिन वह एक भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। मुझे किसी तरह से उस धुएं की गंध आ रही थी जो फॉक्समैन के चारों ओर घूम रहा था, और इसने अब मुझे, मेरी आत्मा को, संक्रमित कर दिया है। यह आत्मा के भ्रष्टाचार जैसा ही है, लेकिन अधिक शक्तिशाली। मैं देख सकता था कि हरी ऊर्जा मेरी आत्मा को तेजी से संक्रमित कर रही है, और यह जितना अधिक संक्रमित करेगी मुझे उतनी ही अधिक पीड़ा महसूस होगी। जैसे ही मैंने आत्मा संक्रमण देखा, मैंने अपनी आत्मा ऊर्जा का उपयोग कंगन को सक्रिय करने के लिए किया जो मेरे हाथ में था। मैंने पाया कि मैं बहुत कम आत्मा ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ, 30% की कमी है, और जब मैं याद करता हूँ तो आत्मा संक्रमण भी 30% पर है।
उस भयावहता को फिर से अपने अंदर समाते देख किसी को यह समझने के लिए समझदार होने की जरूरत नहीं थी कि क्या हो रहा है। मैं उन आत्मा भागों की आत्मा ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं था जो संक्रमित हो गए थे। इस बार मैंने विलंब किया और ब्रेसलेट को सक्रिय कर दिया, और जल्द ही परिचित दमनकारी ऊर्जा ने मेरे शरीर को घेर लिया और मैंने सीक्रेट विधि प्रसारित करना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय तक संक्रमण मेरी आत्मा के आधे हिस्से में फैल चुका था। सिजल, मैं बहुत अधिक दर्द महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा हूं। मैं उस हरे संक्रमण पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जो मेरी आत्मा में फैल रहा है। श्राव विधि को प्रसारित करने से केवल संक्रमण की गति थोड़ी धीमी हो गई है। ये देखकर मैंने कंगन की शक्ति को अपनी सहन क्षमता की सीमा तक बढ़ा दिया। दमनकारी ऊर्जा ने अब मुझे जेली की तरह घेर लिया है, यहाँ तक कि मुझे इसे सहन करने में भी समस्या हो रही है। जब मैंने पानी के समान मोटी दमनकारी ऊर्जा के साथ सीक्रेट विधि को प्रसारित करना शुरू किया तो मैं बिना किसी आवाज के चिल्ला उठी। मैंने पहले कभी इतनी मोटी दमनकारी ऊर्जा प्रसारित नहीं की थी, यहाँ तक कि जब रैना की आत्मा भ्रष्ट हो गई थी तब भी दमनकारी ऊर्जा इतनी घनी नहीं थी। यह मोटी दमनकारी ऊर्जा खतरनाक है, खासकर जब ये प्रसारित होती है, क्योंकि यह आत्मा को तोड़ सकती है। मैं महसूस कर सकता था कि ये दमनकारी ऊर्जा जो मैं प्रसारित कर रहा हूँ मेरी आत्मा की सीमा के अंत तक पहुँच गई है, और ये थोड़ी भी बढ़ी फिर मेरी आत्मा को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगी। मेरे शरीर में मोटी दमनकारी ऊर्जा के संचार के कारण संक्रमण फैलना बंद हो गया, लेकिन इसने अभी भी मेरी आत्मा के 60% हिस्से को कवर कर रखा था। मैंने सोचा था कि अगर मेरी आत्मा में इतनी मात्रा में दमनकारी ऊर्जा का संचार हो जाए तो न केवल संक्रमण रुक जाएगा बल्कि जल्दी से सफाई भी शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस सफाई प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं है। ये हरा संक्रमण न केवल तेजी से फैला था बल्कि यह मेरी आत्मा के अंदर भी काफी गहराई तक फैल गया था, और मेरे भीतर दमनात्मक ऊर्जा की इस मोटी मात्रा के संचार के बावजूद सफाई की गति बहुत धीमी थी। यह आंखों से बमुश्किल ही दिखाई देती थी। जो भी हो, वो ग्रीन धुआं भयावह है। इसकी अत्यंत हल्की सी किरणें इतनी खतरनाक थी कि यह श्वेत अभिजात वर्ग को मार सकती थी। फिर मुझे आश्चर्य होता है कि इसकी वास्तविक शक्ति कितनी खतरनाक होगी। केवल गोल्डन एलीट ही इसकी वास्तविक शक्ति का सामना करने में सक्षम होगा। मुझे लगता है कि उन्हें भी इससे सावधान रहना होगा। ये धुआं ग्रिम मॉन्स्टर के नेता द्वारा छोड़ा गया था, जिसकी शक्ति एस क्लास गिल्ड के गिल्ड लीडर के बराबर है। ग्रिम मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। केवल ग्रिम राक्षस ही शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें ऐसी अजीब शक्ति हो सकती है। ये हरा धुआं बहुत संक्रामक है। यह एक गुप्त विधि नहीं है, ये ईआईटी है। ये कुछ आत्मा की क्षमता या रहस्यमय विधि है। मुझे लगता है कि यह एक रहस्यमय विधि है, क्योंकि मैंने पहले कभी किसी को आत्मा प्रकार की क्षमता का उपयोग करते नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी किसी को रहस्यमय विधि का उपयोग करते भी नहीं देखा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह अजीब संक्रमण ऊर्जा रहस्यमय क्षमता है, क्योंकि इसके प्रभाव बहुत रहस्यमय हैं। संक्रमण साफ हो रहा है और सफाई की गति बहुत धीमी है, फिर भी यह साफ हो रहा है, और केवल यही एक चीज नहीं है जो साफ हो रही है। दमनकारी ऊर्जा मेरी पूरी आत्मा में घूम रही है, जिसका मतलब है कि यह न केवल आत्मा के संक्रमित हिस्से को साफ कर रही है बल्कि आत्मा के एक अच्छे हिस्से को भी साफ कर रही है। मैंने उसी क्षण से इसका प्रभाव महसूस करना शुरू कर दिया था। मैंने इसे प्रसारित करना शुरू कर दिया था, और यदि मैं दर्द से अभिभूत न होता तो मुझे इसका आनंद मिलता। मैं अभी भी उस अत्यधिक दर्द को महसूस करता हूँ, लेकिन अब ये थोड़ा प्रबंधनीय है क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जब मैंने अपनी आत्मा को विष से पूरी तरह से शुद्ध कर लिया तो मुझे अधिकतम 1 सप्ताह लगेगा, जबकि संक्रमण को साफ करने के बाद कम से कम 1 सेकंड लगेगा। मुझे आशा है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन गुप्त विधि के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस पद्धति में केवल एक ही प्रचलन है, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव हो जाता है कि इसमें कब सफलता मिलेगी। मैं घूम रहा था जब मुझे एक सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की एक मुहर बनाई थी। मैंने कुछ दिन पहले एक बनाई थी और मुझे नहीं लगा कि मैं इतनी जल्दी एक बना पाऊंगा, क्योंकि मैंने 38वीं मुहर में 0 प्रगति की थी। मैं इसे अनजाने में ही प्रसारित करता रहा, और इससे पहले कि मैं जान पाता सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की मुहर बन गई। कदम कदम कदम। मैं खुशी से झूम रहा था जब मैंने कठोर कदमों की आवाज सुनी। मुझे हरे धुएं से संक्रमित हुए आधा घंटा हो चुका था। चाहे वह ग्रिम राक्षस हो या कोई इंसान, अब तक हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन ये देखकर कि हम कितने अजीब तरीके से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब आखिरकार कोई तो आया था।